यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में देखिए, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में एक लघु प्रयोग लिखना है और एक दीर्घ प्रयोग लिखना है और प्रोजेक्ट कार्य लिखना है। तो एक लघु प्रयोग पहले बताते हैं और इसके बाद एक दीर्घ प्रयोग बताएंगे, फिर अगले वीडियो में प्रोजेक्ट कार्य कैसे लिखें उसको समझाएंगे। सबसे पहले एक लघु प्रयोग को समझा देते हैं। तो जैसे मैंने कॉपी बताई थी पिछले वीडियो में, उस तरीके की कॉपी खरीदने के बाद पहला पन्ना सादा छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे प्रयोग संख्या 1 और प्रयोग संख्या 1 लिखने के बाद अंडरलाइन कर देना, फिर डालना इधर किनारे पर उद्देश्य और उद्देश्य लिखने के बाद लिखेंगे स्लाइड पर पराग कणों का अंकुरण का अध्ययन करना, यानी पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना, यहाँ के कर लेंगे। स्लाइड पर पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री फिर डालना। आवश्यक सामग्री में क्या क्या लिखा जाएगा? सामान्य रूप से पाया जाने वाला एक पुष्प, फिर शर्करा लेंगे, फिर बोरान लेंगे, जल ले लेंगे, ब्लॉटिंग पेपर लेंगे और कैविटी स्लाइड ले लेंगे। ब्लॉटिंग पेपर सब में कामा लगाते जाना है आपको। ब्लॉटिंग पेपर, कैविटी स्लाइड, एक ब्रश लेंगे और 2 स्लाइड्स ले लेंगे। ये कैविटी स्लाइड्स थी, ये ऐसे ही नॉर्मल वाली स्लाइड्स जो आयताकार होते हैं। और कवर स्लिप लेंगे, सैफरिन ले लेंगे और सूक्ष्मदर्शी ले लेंगे। तो ये आवश्यक सामग्री हो जाएगी या उपकरण हो जाएंगे। कौन कौन से उपकरण लगेंगे? फिर हेडिंग डालेंगे प्रयोग विधि और प्रयोग विधि में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे सर्वप्रथम 1.5 ग्राम शर्करा को 100 ml पानी में घोलकर 15% घोल तैयार कर लेते हैं, यानी कि 1.5 ये ग्राम है तो 1.5 ग्राम शर्करा ले लेंगे और 100 ml पानी ले लेंगे। 100 ml पानी, 1.5 ग्राम शर्करा और 100 ml पानी को घोल लेंगे। इस तरह से 15% का घोल तैयार हो जाएगा। 15% का घोल। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि तैयार घोल में 1 चुटकी बोरान मिलाते हैं। जो घोल तैयार हो जाएगा इसमें आपने क्या क्या डाला था? 1.5 ग्राम शर्करा डाली, 100 ml पानी डाला, फिर घोल तैयार किया। तो जो घोल तैयार हुआ 15% वाला, इस घोल में 1 चुटकी बोरान डाल देंगे, उसी में 1 चुटकी बोरान मिला देते हैं। इस प्रकार एक पोषक माध्यम तैयार हो जाता है, कल्चर मीडियम तैयार हो जाता है जब 1 चुटकी बोरान मिला देते हैं। अब तक कैविटी स्लाइड को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। आप क्या करते हैं कि जो कैविटी स्लाइड थी, जो थोड़ा सा गहरी होती है, बीच में गोल सी होती है, बीच में गहरी होती है, उस कैविटी स्लाइड को अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। साफ की गई कैविटी स्लाइड में उपर्युक्त घोल की 1 बूंद डालते हैं, यहां पर कैविटी स्लाइड के बीच में रख देते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे अब चुने गए पुष्प से पराग कोष को अलग कर लेते हैं। जो पुष्प चुना था हमने, उस पुष्प से जो पराग कोष होते हैं, जो एंथर होते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। इसके बाद पुष्प के पराग कोष को एक साफ स्लाइड पर ब्रश की सहायता से क्रश कर लेते हैं। ब्रश की सहायता से ऐसे ऐसे करके साफ स्लाइड पर उसको झाड़ लेते हैं। फिर साफ ब्रश की सहायता से निकले परागकणों को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जो परागकण निकले उसमें से गिरे, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद कैविटी स्लाइड में डाल देते हैं, यानी परागकणों को निकालकर उसी कैविटी स्लाइड में डालना है जिसमें 1 बूंद पोषक माध्यम की डाला था, उसी में परागकणों को डाल देते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे अब परागकणों के ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं और कुछ घंटों या रात भर के लिए रख देते हैं। कवर स्लिप लगाकर क्या करते हैं? कुछ घंटों के लिए या रात भर के लिए रख देते हैं। समय पूरा होने पर एक साफ स्लाइड के बीच में सैफरिन की 1 बूंद रखते हैं। जब समय पूरा हो जाएगा तो क्या करेंगे कि एक साफ स्लाइड के बीचों बीच में सैफरिन की 1 बूंद रखेंगे, अथवा
कैविटी स्लाइड से कवर स्लिप को सावधानी पूर्वक उठाकर उसकी भीतरी सतह पर सैफरिन की एक बूंद डाल देंगे। आप स्लाइड को उठाकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। तो अध्ययन में प्रेक्षण हेडिंग डालेंगे प्रेक्षण, और प्रेक्षण में क्या लिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर बहुत से परागकण उगते हुए दिखाई देते हैं। जब हम सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड को देखते हैं तो देखने पर बहुत से परागकण उगते हुए दिखाई देते हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यदि उनमें से किसी एक परागकण को उच्च आवर्धन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी में देखा जाए तो परागकणों पर एक मोटा बाहर की ओर आवरण दिखाई देता है। कहा गया कि अगर उनमें से किसी एक परागकण को उच्च आवर्धन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो उनके ऊपर एक मोटा आवरण, बाहरी आवरण दिखाई देता है, जिसे एक्साइन कहते हैं। ये क्या होता है, एक्साइन होता है, बाह्य चोल होता है, एक्साइन कहा जाता है। इसमें कई जर्म छिद्र भी होते हैं और जगह जगह पर कई सारे इसमें जर्म छिद्र पाए जाते हैं, जर्मपोर पाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, परागकण के अंदर वाली भित्ति इंटाइन कहलाती है। ये जो अंदर वाली भित्ति है इसे इंटाइन कहा जाता है, इंटाइन कहलाती है या अंतःचोल कहलाती है। अंदर की भित्ति इंटाइन से एक नली बाहर की ओर निकली हुई है और यहीं से जो अंदर की भित्ति होती है इस तरह से एक पराग नली निकली रहती है, एक नली निकली रहती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, पराग नलिका कहा जाता है। पराग नलिका के बाहरी सिरे पर एक ट्यूब केंद्रक होता है जिसे वर्धी केंद्रक भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सबसे आगे की ओर, बाहरी सिरे का मतलब आगे की ओर, इसे ट्यूब केंद्रक कहा जाता है। ट्यूब केंद्रक या वर्धी केंद्रक कहा जाता है क्योंकि ये पराग नलिका को बढ़ाता है, इसलिए वर्धी केंद्रक कहलाता है। यही दिखाई देता है और उसके बाद दो नर युग्मक दिखाई देते हैं और इसके बाद में इसी में दो नर युग्मक भी रहते हैं, मेल गैमीट्स भी रहते हैं। तो इतना कुछ हम लोगों ने स्लाइड पर देखा। इसके बाद डालेंगे सावधानियां। सावधानियों में पहली सावधानी है, सभी प्रकार की स्लाइड साफ सुथरी होनी चाहिए। यानी जितनी भी प्रकार की स्लाइड है वो सभी साफ सुथरी होनी चाहिए और सूखी होनी चाहिए। फिर अगला है, माउंट करते समय स्लाइड पर बुलबुले नहीं बनने चाहिए। अगर आप माउंट कर रहे हैं तो माउंट करते समय स्लाइड पर बुलबुले ना बने। फिर कैविटी स्लाइड से कवर स्लिप को बहुत ही सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए। जो कैविटी स्लाइड है उस पर कवर स्लिप लगी है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक उठाएं ताकि कहीं जो परागकण है उनके अंकुरण टूट ना जाए, ताकि परागकण उनमें से निकलने वाले पराग नलिकाएं नष्ट ना हो जाएं। देखिए वही बात कही गई है। तो इस तरह से एक लघु प्रयोग हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें चित्र कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये जो पहले पेज में हम लिखेंगे, पहले पेज का चित्र इधर आपको बनाना है। ये देखिए इस तरह से, इधर एक ये कैविटी स्लाइड वाला इस तरह से बना देंगे कि परागकणों को उगा रहे हैं कैविटी स्लाइड में, और इसके बाद इसी को सामने से ऊपर की तरफ दिखा देते हैं, ऊपर से। और फिर ये देखिए एक ये चित्र है कि उसी कैविटी स्लाइड में इनका जर्मिनेशन हो गया है। जो पॉलन ग्रेन्स थे, जो परागकण थे, वो जर्मिनेट कर रहे हैं यानी उग आए हैं। ये जर्मिनेशन वाला भाग दिखा देंगे और इसके बाद में इस पेज को पलटेंगे जहां पर प्रयोग विधि वगैरह हम लोगों ने लिखी थी। तो इस प्रयोग विधि के इस तरफ देखिए, यहाँ पर पराग कणों को दिखाना है। थोड़ा सा जो बाहरी भित्ति है इसमें से ज्यादा छिद्र दिखा दिया इसने, तो और इसको यहाँ से बढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे से छिद्र आपको दिखाना होगा। तो इस तरह से पराग कणों को बना देंगे। आप चाहें तो इसमें से एक परागकण को अंकुरित बनाएं और एक ऐसे बनाएं, एक अंकुरण वाला हो एक बिना अंकुरण वाला हो तो ज्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से चित्र बना देंगे। तो देखिए अब ये एक लघु प्रयोग हो गया है, दीर्घ प्रयोग बचा हुआ है। तो एक लघु प्रयोग हो गया था, अब दीर्घ प्रयोग को देख लेते हैं। एक दीर्घ प्रयोग तो डालेंगे उसी कॉपी में प्रयोग संख्या 2, और प्रयोग संख्या 2 डालने के बाद इधर डालेंगे उद्देश्य और लिखेंगे प्यास के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाकर समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। ये दीर्घ प्रयोग का उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद डालेंगे आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में एक साबुत प्याज लेंगे, पूरा प्याज, साबुत प्याज मैंने पूरा प्याज लेंगे, एक बीकर लेंगे, जल ले लेंगे, स्टैंड ले लेंगे, स्लाइड ले लेंगे, कवर स्लिप लेंगे, निडिल लेना है आपको, ब्लॉटिंग पेपर लेना है, एसिटाकार्मीन लेना है, FAA लेना है और एक सूक्ष्मदर्शी लेना है और स्प्रिट लैंप भी
चाहिए। तो ये आवश्यक सामग्री या आवश्यक उपकरण हो जाएंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रयोग विधि। प्रयोग विधि डालने के बाद पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले एक स्वच्छ बीकर लेकर उसमें ऊपर तक पानी भर लेते हैं। एक बीकर लेना है और बीकर लेकर के उसमें ऊपर तक पानी भर लेना है, ऊपर तक। फिर प्याज के बल्ब को उसके ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि उसकी जड़ें पानी में डूब जाएं, और इसके ऊपर यहाँ पर प्याज आपको रखना है इस तरह से, और इस प्याज को इस तरह से रखना है कि जो इसकी जड़ें हैं ये पानी में डूब जाएं, ऐसे रखना है। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि 3 से 4 दिन बाद जब जड़ें निकलकर कुछ लंबी हो जाती हैं, लगभग में 3 से 4 दिन लगेंगे, तो 3 से 4 दिन के बाद जब जड़ें निकल करके कुछ लंबी हो जाती हैं तो उन जड़ों को कैंची या ब्लेड की सहायता से कट कर देते हैं। अब जब जड़ें निकल आई हैं तो उन जड़ों को क्या करते हैं, कैंची से या ब्लेड की सहायता से कट कर लेते हैं, और फिर जो कटे हुए टुकड़े हैं उन कटे हुए टुकड़ों को एक साफ बोतल में FAA के घोल में डाल देते हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं रुक जाती हैं। जैसे ही FAA के घोल में डालते हैं तो कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं रुक जाती हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, चुनी हुई जड़ों को स्लाइड पर रखते हैं। उनमें से कुछ जड़ें चुन लेते हैं अच्छी अच्छी सी और उनको स्लाइड पर रखते हैं, और उसके ऊपर 2 से 3 बूंदे एसिटाकार्बिन की डाल देते हैं। अब 2 नीडल लेकर कोशिकाओं को अलग करते हैं। 2 नीडल ले लेते हैं और कोशिकाओं को अलग करते हैं। अलग किए गए कोशिका समूह को कवर स्लिप से ढक देते हैं। जो अलग किया था उसको क्या करते हैं, कवर स्लिप से ढक देते हैं, और ब्लॉटिंग पेपर को फोल्ड के बीच में रखकर निडल के सिरे को धीरे धीरे दबाते हैं। इस प्रकार कोशिकाएं धीरे धीरे करके फैल जाती हैं। आप स्लाइड को स्प्रिट लैंप पर रखकर हल्के से गर्म करते हैं। फिर क्या करते हैं, स्लाइड को स्प्रिट लैंप पर रखते हैं और हल्का हल्का सा गर्म करते हैं। गर्म करने से कोशिकाओं के केंद्रक व गुणसूत्र स्टैंड ले लेते हैं। अब ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से स्लाइड पर अतिरिक्त एसिटाकार्बिन को सुखा देते हैं। जो अतिरिक्त एसिटाकार्बिन था उसको सुखा देते हैं। इस प्रकार स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करते हैं और समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को पहचान कर उन्हें नामांकित करके उनके लक्षण भी लिखते हैं। फिर डालेंगे प्रेक्षण। तो बनाई गई स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर उसमें कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई देती हैं। जो स्लाइड बनाई गई थी उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर क्या दिखता है कि कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं हो रही हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जो निम्नलिखित हैं लिखेंगे। पहली अवस्था है प्रोफेज की प्रारंभिक अवस्था। तो यह समसूत्री विभाजन की प्रोफेज की प्रारंभिक अवस्था की स्लाइड है। इस तरह से लिखेंगे जैसे हम खुद देख रहे हैं। इस अवस्था में क्रोमैटिन जाल छोटे छोटे खंडों में बट गया है। जो क्रोमैटिन जाल है वो छोटे छोटे खंडों में बट गया है, जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। यानी क्रोमैटिन जाल छोटा छोटा हो गया है, मोटा मोटा हो गया है, तो उसे क्रोमोसोम कहा जाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिन का बना होता है। हर एक क्रोमोसोम जो होता है, हर एक जो गुणसूत्र होता है वो 2 क्रोमैटिन का बना होता है। प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स सेंट्रोमेयर पर जुड़े होते हैं। जो दोनों क्रोमैटिड्स होते हैं ये जो बीच में सेंट्रोमेयर होता है उसके द्वारा जुड़े होते हैं। केंद्रक पर केंद्रक का आवरण है, यानी केंद्रक आवरण भी पाया जा रहा है, और बीच में केंद्रिका भी दिख रही है। इस तरह से लिखेंगे। फिर अगले डालेंगे प्रोफेज की अंतिम प्रावस्था। तो यह कोशिका विभाजन की प्रोफेज की पश्चात अवस्था की स्लाइड है। इसमें गुणसूत्र और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 लंबवत भागों में बंटकर 2 स्पष्ट क्रोमैटिड्स बना रहे हैं। देखिए जितने भी ये अवस्थाएं लिखेंगे उसके सामने उसका चित्र भी बनाना है। जितनी अवस्थाएं लिखना है उसके सामने उसका चित्र भी बनाना है। अभी आपको चित्र भी हम दिखाएंगे। तो क्रोमैटिड्स बना रहे हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र और अधिक संघनित होकर मोटे हो गए हैं, और संघनित हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। केंद्रक कला और केंद्रिका विलुप्त होने लगे हैं। जो केंद्रक कला है और केंद्रिका है ये विलुप्त होने लगे हैं। तर्क का निर्माण शुरू हो गया है। फिर अगले डालेंगे मेटाफेज प्रावस्था। तो यह समसूत्री विभाजन की मेटाफेज प्रावस्था की स्लाइड है। इस प्रावस्था में
केंद्रक कला और केंद्रिका विलुप्त हो गए हैं। इसमें गुणसूत्र तर्क के बीच में आ गए हैं। जो गुणसूत्र हैं वो तर्क के बीच में आ गए हैं। कोशिका में तर्क की आकृति बन गई है जिसे स्पेंडल फाइबर्स ने बनाया है। प्रत्येक गुणसूत्र सेंट्रोमियर की सहायता से तर्क तंतुओं से जुड़ा हुआ है। जो हर एक गुणसूत्र है वो सेंट्रोमियर की सहायता से तर्क तंतुओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन भुजाएं स्वतंत्र हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिन में विभाजित है जो केवल सेंट्रोमियर के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर अगला डालेंगे एनाफेज प्रावस्था। तो यह समसूत्री विभाजन की एनाफेज प्रावस्था की स्लाइड है। इसमें सभी गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर 2 भागों में बट गए हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिन अलग अलग 2 संतति गुणसूत्र बना रहे हैं। इस प्रावस्था के गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ खिंच रहे हैं। फिर अगले हेडिंग डालेंगे टीलोफेज प्रावस्था। टीलो, तो यह माइटोसिस डिवीजन की टीलोफेज प्रावस्था की स्लाइड है। इस प्रावस्था में तर्क लगभग विलुप्त हो गए हैं और गुणसूत्र ध्रुव पर पहुंच गए हैं। संतति गुणसूत्रों के चारों ओर एक केंद्रक कला बनने लगी है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका भी प्रकट होने लगी है। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका भी प्रकट होने लगी है। गुणसूत्र असंघनित होकर पतले व लंबे हो गए हैं और क्रोमैटिन तंतु का रूप ले लिए हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन पूरा हो जाता है। फिर अंत में हेडिंग डालेंगे सावधानियां और लिखेंगे प्याज की जड़ें सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही काटना चाहिए। जब प्याज की जड़ें निकल आती हैं तो सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही काटना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है स्लाइड और कवर स्लिप साफ सुथरी होनी चाहिए। जो स्लाइड है, जो कवर स्लिप है, साफ सुथरी हो। FAA घोल डालने के समय सावधानी रखनी चाहिए। कवर स्लिप को सावधानी पूर्वक चिपकाना चाहिए। कोशिकाओं को निडल से दबाते समय अधिक दाब नहीं लगाना चाहिए, वरना कोशिकाएं फ्रैक्चर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। चलिए आपको चित्र दिखाते हैं कौन कौन से बनाना है। देखिए जहां पर प्रयोग संख्या 2 डालेंगे, उद्देश्य से आवश्यक सामग्री, प्रयोग विधि लिखेंगे। ठीक उसी के सामने इधर की तरफ देखिए आपको ये बीकर बनाना है। बीकर के ऊपर प्याज रखना है। फिर इस प्याज को अलग निकाल कर दिखाना है कि इसके जड़ें निकल आई हैं। और इसके बाद में देखिए इसी में आपको ये सभी चित्र बनाने होंगे। इसके बाद जो प्रयोग विधि बची हुई है इसमें कौन सा चित्र बनाए, तो देखिए ये वाला आप चित्र बना सकते हैं। और इसके बाद में देखिए जब यहाँ प्रोफेज की प्रारंभिक अवस्था डालेंगे तो प्रोफेज की प्रारंभिक अवस्था में ये वाले चित्र बनाना है। प्रोफेज की प्रारंभिक अवस्था में ये चित्र बनाना है आपको। प्रोफेज की प्रारंभिक अवस्था के चित्र हैं। और इसके बाद देखिए प्रोफेज की अंतिम प्रावस्था है, तो ठीक इसके सामने इधर की तरफ ये देखिए प्रोफेज की अंतिम प्रावस्था का चित्र आपको बनाना है इस तरह से, बहुत ही सुंदर तरीके से। और फिर देखिए इधर मेटाफेज की प्रावस्था है, तो मेटाफेज की प्रावस्था का चित्र इधर, ये देखिए मेटाफेज की प्रावस्था का चित्र यहां बना देंगे। उसके नीचे मेटाफेज प्रावस्था का चित्र भी ये देखिए लिख देंगे इस तरह से। और फिर देखिए यहां पर एनाफेज प्रावस्था है, तो एनाफेज प्रावस्था का चित्र इधर इसके सामने बनाएंगे। ये देखिए एनाफेज प्रावस्था के चित्र हैं यहां पर, इस तरह से बढ़िया से बना लेंगे। इसके बाद देखिए टीलोफेज प्रावस्था है, तो टीलोफेज प्रावस्था के चित्र इधर बनाएंगे। ये देखिए टीलोफेज प्रावस्था के चित्र यहां बना देंगे। तो इस तरह से जो भी आप हेडिंग इधर डालेंगे उसका चित्र इधर आपको अच्छे से बनाना है। इस तरह से एक लघु प्रयोग और एक दीर्घ प्रयोग मैंने आपको बता दिया है कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, कौन कौन से चित्र बनाना है। अब आपको प्रोजेक्ट कैसे लिखें ये अगले वीडियो में समझाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।